तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये वीडियो रहेगा वो किन्हीं महत्वपूर्ण व्याकरण के जो प्रश्नोत्तरी में पूछे जाते हैं या कहें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं हिंदी के, वो इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि संस्कृत जो हिंदी का जो एक रूप है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ है संस्कृत से, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अब आधुनिक हिंदी के रूप में हम जानते हैं। संस्कृत क्या है? संस्कृत देववाणी है। पाली क्या है? बौद्ध धर्म की भाषा, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। प्राकृत क्या है? जैन धर्म की भाषा है। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। ये जो अपभ्रंश है वो बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी का। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्ट हमारे पूछे जाते हैं कि एक बताइए हिंदी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से समाप्त हुई। तो हम संस्कृत से स्टार्ट करेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश और फिर हिंदी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? गुजरात राज्य में माना जाता है। भाषा लिखने के लिए उपयुक्त चिन्हों में व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। थर्ड, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट लागू किया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट है, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार ही खड़ी बोली है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की उत्पत्ति सौसनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। पूर्णतम इकाई वाक्य है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भाषा की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की देश भाषा है और सबसे पुरानी है प्राकृत। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। संस्कृत को हिंदी की आदिजननी कहते हैं। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन है? अपभ्रंश है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्योगात्मक विशिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। हड़ौती एवं ढूंढाड़ी पूर्व राजस्थानी बोली हैं। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। ये क्या है? 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिम हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली में ठेठ के रूप में दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली अजीब भाषा उनकी लोगों की होती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा का हिंदवी कहा है। किसी ने हिंदवी कहा है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की खड़ी बोली में अमीर खुसरो किस रचनाएं करते थे? खड़ी बोली में। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट है, सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को करने का सुझाव दिया था। कौन सा लिपि का सुधार दिया था? रोमन लिपि का। कौन सी लिपि का सुधार किया? कौन सा लिपि का सुझाव दिया गया? रोमन लिपि का। गारो मेघालय राज्य की बोली है। कौन सी? गारो। बांग्ला त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी का प्रयोग हुआ है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। ये महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है जो अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते। डिंगल भाषा का भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि को पंचमाक्षर बदलने का अनुसार का प्रयोग का सुझाव दिया। किसने? श्याम सुंदर दास ने। अपभ्रंश भाषा आर्य भाषा के परिवार की भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में।
पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य नाम प्राकृत है। पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। कहाँ से है? बौद्ध साहित्य से। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। संस्कृत आर्य भाषा, संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की भाषा है। निबट्ठा बघेली की उपबोली है। कौन सी? निबट्ठा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। कौन? पाली। जो पाली भाषा है वो संस्कृत की अपभ्रंश है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन है? खड़ी बोली। इस समय कौन सी चल रही है? खड़ी बोली। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष से, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर उपभाषा बन जाता है। किसका? जब बोली का क्षेत्र जब विकसित हुआ तो वो क्या बना? उपभाषा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। किसका? भारतवर्ष। जो नाम पड़ा है भारत का, भारतवर्ष, वो राजा राम मोहन ने सबसे पहले हिंदी के नाम में सुझाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषाओं के परिवार में बांटा गया है। कितनी भाषाओं को? 3000 भाषाओं को कितने परिवार में? 13000 भाषा परिवार में बांटा गया है। जयपुर की स्थानीय बोली जो है ढूंढाड़ी है। वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, भभुआ आदि जिले में कोशिका भाषावादी का क्षेत्र है। काशिका का विकास स्थल बनारस है। काशी के नाम पर इस क्षेत्र की बोली का नाम काशिका पड़ा है। किसके नाम पे? काशी के नाम पे इसका नाम काशिका पड़ा है। नेक्स्ट, अवधी भाषा। अवधी शब्द का अर्थ है अवधि की भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी एवं विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की जो संपर्क भाषा वो है अंग्रेजी। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कुछ इस क्रम में है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। पहले हिंदी, फिर बांग्ला, मराठी, तेलुगु और फिर तमिल, इस तरीके से। और अर्थात भारत में सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? वो हिंदी ही बोली जाती है। नेक्स्ट है चा छा जा। इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ढ ढा को द्विगुण, उत्पिच, उत्सृप, संकर या ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। ये ढा ढा के ही हैं। द्विगुण, उत्क्षिप्त, उत्सृप, संकर, ताड़नजात वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इन 2 भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, तभी ये सब है, इसलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। इनमें 2 गुण हैं। नेक्स्ट है डा, या, ना, ना, मा। इन 5 व्यंजनों को पंचमा अक्षर भी हम कहते हैं, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं या पंचम वर्ण भी हम कहते हैं। या, वा ये स्वर की सहायता से होते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। किसे? या और वा को। रा को प्रकंपित, लुंठित, कंपनजात व्यंजन कहते हैं। किसको? रा को। लुंठित का अर्थ है जीभ के आगे से मुड़ना। ला पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। किसको? ला को। पार्श्विक का अर्थ है जीभ के अगल बगल का भाग, ये पार्श्विक कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण हैं, झा और भा। झा और भा क्या है? अमानक वर्ण। या इस तरीके से पहले इस तरीके के रूप में लिखा जाता था। हाँ को ऊष्म संघर्षी, स्वर यंत्रमुखी, काकल्य, कंठ, ऊष्म संघर्षी, संघोष वर्ण आदि के नाम से जाना जाता है। जो ध्वनि ना स्वर हैं ना व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। मात्रा के प्लुत 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मूल दीर्घ स्वर सजातीय भी कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर विजातीय, मिश्र स्वर कहते हैं। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप होता है। ठीक, स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 है, लेकिन अब जो हो गए हैं वो 53 है। एक और वर्ण बढ़ा दिया गया है। छा, त्रा, ज्ञा, स्रास ये संयुक्त व्यंजन है। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग आ वर्ण से पहले आता है। अंग क्या आता है? आ वर्ण से पहले। ई और ई ये स्त्रीलिंग है, शेष बचे हुए पुल्लिंग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो दिया गया है। ई मतलब लघु और दीर्घ दोनों, और री ये स्त्रीलिंग है, बाकी जो होते हैं वो सारे वर्ण पुल्लिंग होते हैं। ड़ा या नामा नासिक है, नासिक वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिक से इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। हा काकल्य है। अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा अयोग वाह है। इस वर्णों को समूह में जो निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द। आ उ ई कौन से हैं? मूल दीर्घ स्वर है। ए कंठ तालव्य क्या है? कंठ तालु से बोले जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ और औ कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण कंठोष्ठ है। वा का उच्चारण दंतोष्ठ है। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। रा वर्षर्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण है, ये ध्यान रखेंगे। लिखित भाषा का मूल रूपों के चिन्ह मान लिए गए हैं। जिन रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चिन्हों का बताया गया है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे दिक्कत का आधा का पूरा आया, प्रसन्न ना आधा ना पूरा आया। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का वर्ण के बाद आता है, क्योंकि छा एक संयुक्त वर्ण है। का और शा से योग से बना है, मतलब संयुक्त से बना है। इसी त्रा और ता का है। ज्ञा और जा के बाद भी स्रा और शा के बाद आता है। प्लुत स्वर उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है। किसमें? प्लुत, क्योंकि 3 मात्राओं का उसमें होता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। ये अब आ गया है विराम चिन्ह। लिखने के दौरान किसी अक्षर या किसी शब्द को छूट जाते हैं तो हंस पद का प्रयोग करते हैं। ऐसे लगाने के बाद हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लगभग 20 से 21 विराम चिन्हों को बताया गया है। किसके? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। यदि संज्ञा दुरुक्त हो तो उसके बाद योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम राम, बार बार, इस तरीके से। हंस पद ठीक त्रुटि विराम त्रुटिबोधक चिन्ह विस्मरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। विराम शब्द का अर्थ है ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले रहे हैं, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। योजक चिन्ह का सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरीके से रुकना या ठहरना। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। किसमें? संस्कृत में। दो समानार्थी शब्द पुनरुक्त के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेख का शीर्षक, किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए इकहरे दोहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? इकहरे दोहरण चिन्ह का। संधि, कथन एवं कहावत आदि को लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के कई सार्थक खंड हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये यूपीएसआई में कुछ क्वेश्चन है। सभी स्वर्णवर्ण अक्षर दोनों होते हैं। सभी स्वर्णवर्ण अक्षर दोनों होते हैं। कभी कभार कन्फ्यूजन होता है स्वर कौन होता है, वर्ण कौन होता है, अक्षर कौन होता है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। स्वर विहीन वर्ण को व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, हलंत में ये व्यंजन है। जबकि स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाता है, जैसे का, खा, ज्ञा सभी वर्ण का आ स्वर मिला हुआ है। पंकज, जलज, योगरूढ़ है। रिक्शा जापानी शब्द है। रिपोर्टाज कारतूस फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द के शब्द हैं। वकील, औरत, आदमी, हैजा अरबी शब्द है। कारज, दई अर्धतत्सम है। अखरोट पाश्तो भाषा का शब्द है। पाश्तो एक भाषा होती है, उसका शब्द है। दो भाषा शब्द से मिलकर संकर शब्द कहलाते हैं। जो दो भाषाओं के शब्द हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय कितने हैं? 28। हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं? 28। नेक्स्ट है बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दही पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ स्त्रीलिंग। भाषा, बोली एवं लिपियां क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। आंसू, कपूर, ये पुल्लिंग होता है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अच्छत, आंसू सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक, सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। हिंदी भाषा के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ये होती है मिठास। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुएं एवं व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ई के अलावा वर्णमाला में सभी ये होते हैं स्त्रीलिंग और सभी होते हैं पुल्लिंग। पृथ्वी, चांद, आहार, मणि, आँख, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा के दो वचनों का प्रयोग होता है।
एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होता है। हिंदी भाषा का दो वचन में प्रयोग। बाप का संबंधवाचक और भाववाचक का रूप बपौती होगा। वचन का रूप संज्ञा, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का शब्दों का भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन, कारक एवं कारक रूपांतर परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होगी आपकी ये वाला वीडियो। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाली मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी आदि। सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग होने वाला कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ आदि। कारक कितने होते हैं? 8। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को कह लेते हैं विश्लिष्ट। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को कह लेते हैं संश्लिष्ट। संज्ञा का पद परिचय देते हुए संज्ञा, उस पर लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों के परिचय बताते हुए अन्य पदों का उसका संबंध बताना जरूरी है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, और कुछ, और एक, हर कोई, जो कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कोई, ये संयुक्त सर्वनाम के प्रयोग के। डॉक्टर, दीम, शिप्स सर्वनाम नामक एवं पृथक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्रथम श्रेणी का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। सर्वनाम रूपांतरण पुरुषवाचक एवं कारक के आधार पर होता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। कितने? 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, अपना, अपने आप, स्वयं, ये निजवाचक है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान के मेल में होते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। यद्यप सर्वनाम विकारी शब्द हैं परंतु लिंग इसके कारण में परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। सर्वनाम के पद का परिचय सर्वनाम के भेद, पुल्लिंग, लिंग, वचन, कारक, अन्य पदों का उसका संबंध बताना जरूरी होता है। से विशेषण के 4 भेद होते हैं। जिन विकारी शब्दों की संज्ञा की व्यक्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, अधिक, उत्तरावस्था, अधिकतर और उत्तमावस्था, अधिक। यह, वह, कोई, कुछ, ऐसा, कैसे, जैसे सार्वनामिक विशेषण है। उत्तरावस्था में 2 प्राणी, वस्तुओं आदि इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना करने एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। किसमें? उत्तरावस्था में। कई, कुछ, अनेक आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार के होते हैं। जिस संज्ञा में सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। निशा का विशेषण नैश्य है। धर्म का विशेषण धार्मिक है। धर्मनिष्ठ का विशेषण स्त्री धर्म या धर्मनिष्ठ होता है। स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण पद का परिचय देते हुए लिंग, वचन, कारक, विशेष्य बताना जरूरी होता है। क्रिया के मूल रूप से धातु कहते हैं। सोना, दौड़ना आकर्मक क्रिया है। हथियाना, चिकनाना, ये तलियाना, ये नाम धातु क्रिया होते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। गिराना, जगाना, उठाना, लिखना, उड़ना, सुनना प्रेरणादायक क्रियाएं हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनते हैं: धातु से, संज्ञा से, विशेषण से। धातु के प्रत्यय लगाने के अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणात्मक धातुओं से बनते हैं। उठना का उठाना, उठवाना। कई धातु मूल क्रिया के संयुक्त करने में संयुक्त धातु बनती हैं। क्रिया के पद परिचय, क्रिया के प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, उस शब्द को जिससे क्रिया से संबंध बताना जरूरी है। संज्ञा एवं विशेषण से नाम धातु बनती है। जैसे हाथ से हथियाना, चिकनाना, हाथ से हथियाना या
चिकनाना। अगला है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। ये वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया है। जिन वाक्य में कर्मवाच्य के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वनरक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। जिस वाक्य के भाव में प्रधानता उसे भाववाच्य कहते हैं। व्याकरण में दृश्य काल क्या है? व्याकरण की दृष्टि से काल समय है। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के भी 5 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश वह हेतु मद भूतकाल हुई है उसे हेतु मद भूत कहते हैं। ना हो सकी है जिसमें। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। हेतु वर्ष भविष्यकाल कहते हैं। जो क्रिया कभी हो रही हो अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? काल है। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें समय का पता चले, क्रिया का करने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिस शब्द से लिंग वचन कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। प्रतिदिन, कभी कभी, निरंतर कालवाचक क्रिया का विशेषण शब्द है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निपात। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। ठीक, ही, तक, भी, भर आदि क्या कहते हैं? निपात शब्द हैं। वो क्या है? निपात शब्द हैं। अर्थ के आधार पर संबोध बोधक अव्ययों को 13 भागों में विभक्त किया गया है। जिन अव्ययों के संबंध वाक्य नहीं, वक्ता, हर्ष, शोक आदि का भाव रखता है उसमें विस्मयाद बोधक कहते हैं। विस्मयाद बोधक का ये चिन्ह बनता है। ये चिन्ह वो विस्मयाद बोधक का बनता है। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु एवं अव्ययों के मेल से बनते हैं। कौन सी? यौगिक क्रिया विशेषण। बहुत, थोड़ा, अधिक, सर्वथा, प्रायः, किंचन, यथाक्रम आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अव्यय पद विकृत नहीं होते। कौन सा पद? अव्यय पद। अव्यय के पद परिचय में अव्यय अव्ययों के भेद उसके संबंध रखने वाले पदों के बारे में बताना जरूरी होता है। अब देखते हैं रस में आ गए हैं। आचार्य शंकुक ने रस की प्रवृत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। ठीक है। उत्तर रामचरित के प्रधान रस करुण रस को बताया है। प्रत्येक रस में संचरण करने के लिए भाव को संचारी भाव कहते हैं। वीर रस को युक्त काव्य में ओज गुण की प्रधानता होती है। हृदय में मूल रूप से विद्वान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। वाक्य रसात्मक काव्याम, ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ से। विभावानुभाव व्यवचारी संयोग का दृश्य निष्पाता, ये किसने कहा है? ये कहा है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रस सूत्र स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव को कुछ कम समय के लिए रहते हैं। रस का सूत्र क्या है? जनक। रस के सूत्र के जनक क्या है? रस के सूत्र के जनक है भरत मुनि। रस के सूत्र के जनक हैं जो हैं वो हैं भरत मुनि। रस सूत्र के रस के सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के द्वारा किया जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। रस का संबंध स्र धातु से माना जाता है। रस को रसराज कहा जाता है। स्थायी भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। रस के 4 अंग हैं, अव्यय माने जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है। स्थायी भाव की संख्या क्या है? 9 है। हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्धि भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये इसमें क्या है? इसमें वीर रस है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सौह करय भानु हसय देव कै नटि जाय, ये क्या है? इसमें श्रृंगार रस है। एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए, ये भयानक रस है। डर का इसमें डर का यहाँ पे इसमें रसों का बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम छंद में।
अगला छंद है, छंद की सर्वप्रथम जो चर्चा हुई है वो ऋग्वेद में हुई है। तुक को छंद प्राण कहते हैं। वैरव्य अवधि को निजी छंद है। छंद के 7 अंग हैं। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र छंद शास्त्र है, जिसके आधार पर आचार्य पिंगल मुनि ने इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, मतलब कहा गया, मतलब कहा है उन्होंने, पिंगल मुनि ने इसके पिंगल शास्त्र भी कहा है। वर्ण और मात्रा के विचार पे 4 छंद हैं। वर्णिक, वृत्त छंद, मुक्तक छंद, मात्रिक छंद। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है। प्राय छंद में 4 चरण होते हैं। प्राय छंद में 4 चरण होते हैं, किंतु कुछ छंदों में 4 से अधिक होते हैं। 4 से अधिक होते हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। कुंडलिया में छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं। अंतिम शब्द समान होते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को यति कहते हैं। मात्रिक छंदों में 2 प्रकार की मात्राएं होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। दोहे और ओले में क्रम से मिलने में कुंडलीय छंद का निर्माण होता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओवरे, मोती मानिस चून। तो ये क्या है? ये है दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमुन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। ये भी दोहा है। सॉरी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय के सूल। ये भी दोहा है। अब सवैया क्या है? या लकुटी अरु कामरिया पर, राज हूँ तो पुरु जो जरि डारव। ये सवैया है। ये क्या है? ये सवैया है। ये सवैया है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। चौपाई है। छप्पय विषम छंद होता है। गीतका में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पे यति होती है। कुंडलिया एवं छप्पय में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया और छप्पय में 6 चरण होते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट हिंदी का जो था उसमें जो कुछ ये पूछ देते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसकी वीडियो है। थैंक यू।